गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। ऑल गुड राइट। इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तो सर पहले हम लोग अगस्त का जो करंट अफेयर्स कर रहे थे, ठीक है? तो उसमें करीब 80 क्वेश्चंस कर लिए थे, उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले पिछले कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं, देखें कहाँ तक हम पहुँच चुके थे। ठीक है जी। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। What is the name of the exercise which was carried out by Indian Army to test the operational readiness of its space-based assets? ठीक है। स्पेस के लिए आर्मी की एक एक्सरसाइज थी, तो एक्सरसाइज का नाम पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हाँ जी, जल्दी से बताइए। अरे सर, ये सब क्वेश्चन करे हुए हैं। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज एक्सरसाइज स्काईलाइट। ठीक है, स्काईलाइट। और उसमें मैंने बताया था कि ये सैटेलाइट भी याद रखना। जो इसरो ने सैटेलाइट भेजी है, तो जी सेट 7 सीरीज जो सैटेलाइट है वो अपनी डिफेंस की है। उसमें जी सेट 7 बी वो किसकी है? आर्मी की सैटेलाइट है। ठीक है, तो कभी भी पूछे जी सेट 7 बी सैटेलाइट किसकी है, तो भैया ये इसरो ने भेजी है। किसके लिए? आर्मी पर्पस के लिए। ठीक है, तो इस सैटेलाइट का यूज कौन करता है? आर्मी यूज करती है। Question number 40. The National Institute of Ocean Technology (NIOT) establishing an ocean thermal energy conversion plant. Ocean thermal energy conversion plant. इसके बारे में हमने इसकी पूरी थ्योरी समझी थी, इसका बेसिक समझा था कि ये थर्मल एनर्जी कैसे कन्वर्ट कर रहा है। तो कहाँ पर इसको लगाया जा रहा है? उससे क्या होगा, जो लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट है उनको पावर किया जा सकेगा। ठीक है, तो उनके लिए अलग से आपको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेसिकली अपर लेयर ऑफ ओशियन और लोअर लेयर ऑफ ओशियन, इनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, उस उस टेम्परेचर डिफरेंस को यूज करके पावर जनरेट करता है और उससे पानी को डिसैलिनेशन में हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भैया ये जो व्यवस्था है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन की, ये कहाँ लग रही है? लक्षद्वीप आइलैंड्स में लग रही है। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स में। चलो, ये तो यूपी का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बताओ। ये भी छोड़ो, ये बताओ। हाँ, अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट द रिकॉर्ड्स कैन बी स्टोर्ड अप टू अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? 25, 50, 75, 100? बताइए सर। ये क्वेश्चन करा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं आंसर गलत नहीं आएगा आप लोगों की तरफ से। बिल्कुल सर, तो जो क्रिमिनल्स है पहले उनका डेटा आ जाता था, बस पड़ा रहता था। अब हमने लिमिट लगा दी 75 साल। इसके बाद आपका डेटा सरकार क्या करेगी? डिलीट कर देगी, ताकि बर्डन ना रहे, क्योंकि डेटा रखना भी इतना आसान नहीं होता है। एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट किस ईयर में पास हुआ था? ये एक्चुअल में एक नया फैशन बन रहा है सवालों का। जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इनके ईयर पूछ लेते हैं। ये 1986 का है, ये 1972 का। ये तो बहुत ही पूछे जा रहे हैं, ये दोनों तो थोक के हिसाब से पूछे जा रहे हैं। तो एक उसका क्या बन गया है सर, एक ट्रेंड बन गया है
तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का पूछ रहा है कब ये पास हुआ था। इसे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट से कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया था आपका 1955 में, महंगाई रोकने के लिए, ठीक है। इसको बताओ, रिसेंटली जो वीर दुर्गादास राठौर का जो स्टैचू अनवील किया है वो किस स्टेट में है? ये मैंने पूरी कहानी बताई थी वीर दुर्गादास राठौर की, जल्दी से बताइए। जो वीर दुर्गादास राठौर का स्टैचू अनवील किया है कौन से स्टेट में सर? अच्छा, अगली क्लास में अपन रामसर साइट्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अभी क्या था, मैं रामसर साइट्स का कंटेंट रेडी कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे वो रेडी हो जाएगा, फिर रामसर साइट्स भी अब मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो टोटल आपकी 75 रामसर साइट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो 75 रामसर साइट्स आपको चुटकी बजाते बजाते याद करा देनी मेरे को। जिनको डर लग रहा हो हाउ सर 75 कैसे करेंगे, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में देखना, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया 100+ नेशनल पार्क्स मैंने बहुत ही स्मूथली आपको याद कराए हैं, ठीक है। तो जब नेशनल पार्क हम 100 से ऊपर याद कर गए तो सर ये रामसर साइट्स क्या चीज़ है, ठीक है। तो हर चीज़ पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के काम की होगी। हाँ, तो सर ये वीर दुर्गादास राठौर की अगर हम बात करें तो इनका स्टैचू राजस्थान में अनवील हुआ है, ठीक है। राजपूत जनरल थे। लेक गर्दा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाएगा किस कंट्री में है, फिर पूरी दुनिया पढ़ाने लगेगी ये लेक याद कर लो वो लेक याद कर लो, जबकि ये पूछा क्यों गया, क्योंकि सर ये न्यूज में था, ठीक है। ऐसा नहीं है एग्जामिनर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल खेल रहा है कि ये लेक पे उंगली चली गई इसको पूछ लेता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। जनरली वही पूछते हैं जो न्यूज में रहता है, तो ध्यान रखना है। तो लेक गर्दा कहाँ था सर? अभी न्यूज में था। और ये कहाँ पर है भैया? ये इटली में है, ठीक है। गर्दा उड़ा दी उसने तो। क्वेश्चन नंबर 77, अभी हर घर जल सर्टिफिकेट बांट रही है सरकार, ऐसे घर जहाँ पे टैप वाटर सप्लाई हो पा रहा है, तो कौन से स्टेट, कौन सा पहला स्टेट बन गया जहां पर हर घर जल सर्टिफिकेट मिल गया? हर घर जल सर्टिफिकेट उन स्टेट्स को मिल रहा है जहां पर हर एक हाउस होल्ड में टैप वाटर का, टैप वाटर से ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई की जा रही है, ठीक है। हाँ जी सर। तो इनमें जो सबसे एडवांस स्टेट लग रहा कौन है सर? यो गोया गोवा है, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा? गोवा आंसर होगा, ठीक है। ऑल राइट सर। तो ठीक है। अरे ये तो मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ। हाँ, तो सर ये क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, अंतिम पंगल पे, ठीक है। तो 80 के आगे सर आज हमें स्टार्ट करना है। आगे हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगा, एपी पीसीएस प्रीलिम्स और कंप्लीट जो आपके एग्जाम्स होते रहते हैं जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ्स, सी सेट ये सब पूछा जाता है, उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया गया है, ठीक है। जिसमें आपका जीके जीएस भी मिलेगा, सी सेट भी मिलेगा और आपको जनरल इंग्लिश भी मिलेगा, ठीक है। तो ये कोर्स आपका स्टार्ट हो चुका है। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन कैन व्हाट्सएप 8076535685, ठीक है। तो एपी पीसीएस प्रीलिम्स तक की आपको तैयारी इसमें करवा दी जाएगी, ठीक है। एपी पीसीएस प्रीलिम्स तक की तैयारी इसमें करवा दी जाएगी। तो 8076535685 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है सर। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो आज का क्वेश्चन नंबर 81 ये रहा आपके लिए। एक किताब है इंडियंस एट हेरोड्स गेट, रिटन बाय द फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ द इंडिया नवतेज सन्ना, ठीक है। एक किताब है इंडियंस एट हेरोड्स गेट, रिटन बाय द फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया नवतेज सन्ना। तो किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने इस किताब को रिलीज किया है? थैंक यू गामी जी।
हाँ जी, बिल्कुल अफोर्डेबल कोर्स है। इससे बढ़िया, इससे सस्ता आपको कहीं अरुणाचल में नहीं मिलने वाला है। ठीक है जी। बाकी डेमो क्लासेस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको और जानकारी चाहिए वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उसके लिए आप 8076535685 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको बताइए, इंडियंस एंड हेरोड्स गेट, ये किताब किन्होंने लिखी है? बताइए सर। ये तो करंट अफेयर्स का है। ठीक है, चलो जी। Recently, president of which of the following countries has releases the book Indians at Herod's Gate? बताइए। It was written by the former ambassador of India, Navtesh Sanna। ए भी लग रहा है, सी भी लग रहा है। ये मार्शल जी वाली टेक्निक अब कोई नहीं खेलेगा कि सर ए बी सी में से कोई एक आंसर होगा। वो तो मुझे भी दिख रहा है, इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, हेरोड वर्ड नाम नहीं सुना आपने? किंग हेरोड, किंग हेरोड पढ़िएगा कभी। क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म से बहुत रिलेटेड है। आपका जो यरूशलेम में टेम्पल माउंट बना हुआ है, ठीक है, टेम्पल माउंट को एक्सपेंड करने का काम, वहां पे और भी कुछ काम हेरोड ने करवाया था, तो इसलिए हेरोड का नाम याद किया जाता है। ठीक है, तो हेरोड, इंडियंस एंड हेरोड्स गेट, ये किताब आपके किसने रिलीज करी? इजराइल के प्रेसिडेंट ने रिलीज करी। ठीक है, ये बेसिकली किस स्टोरी है किसकी? तो एक शेख नाजिर अंसारी है। इन्होंने क्या करा है, उस टाइम जो देखो जेरूसलम में हो रहा है उसको रिलेट करा है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। कि एक पर्सन है शेख नाजिर अंसारी, जो यूपी में एक जगह है सहारनपुर। ठीक है, तो वहां पे एक इंस्पेक्टर के बेटे का नाम है शेख नाजिर अंसारी। तो वो शेख नाजिर अंसारी क्या करेंगे, वो जा रहे हैं जेरूसलम में एक इंडियन हॉस्पाइस खोलने। हॉस्पाइस इज काइंड ऑफ अ केयर सेंटर, हॉस्पिटल की तरह होता है। ठीक है, और वो ऐसी जगह है जहां पर एक सूफी सेंट है, बाबा फरीद। ठीक है, तो उन्होंने 40 डेज अपना प्रेयर भी यहाँ पर किया था। तो अंसारी की फैमिली ने क्या क्या वहां देखा, क्या हुआ, दिस दैट। ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स, और वहां पे जो भी खास बात है, जैसे एडम के बारे में, डेविड के बारे में, हरम शरीफ, टेम्पल माउंट, माउंट ऑफ ऑलिव्स, तो जो भी चीजें हैं उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन आपका इस किताब में किया गया है। बाकी इस स्टोरी को बेस किया गया है शेख नाजिर अंसारी की स्टोरी पे। ठीक है, तो पढ़ने को आप पढ़ सकते हैं। हाँ, हेरोड का जिक्र आपको बाइबल में भी मिल जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। Recently, who among the following became the first Indian footballer to play the UEFA Women's Champions League? Who among the following became the first Indian footballer to play at the UEFA Women's Champions League? अंजू तमांग, मनीषा कल्याण, अदिति चौहान, मनीषा पन्ना। बताइए सर। ये तो खुशी की बात है कि इंडियन फुटबॉलर को खेलने का मौका मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, जबकि हमारी जो फुटबॉल एसोसिएशन है वो भी बैन हो रखी है। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है।
हाँ जी सर, बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर इज मनीषा कल्याण। ठीक है, अंशु तमांग नहीं है, करेक्ट आंसर इज मनीषा कल्याण। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन टू प्ले एट द यूईएफए विमेन्स चैंपियंस लीग व्हेन शी मेड हर डेब्यू फॉर अपोलन लेडीज फुटबॉल क्लब इन द यूरोपियन क्लब कंपटीशन। ठीक है, तो उनकी तरफ से ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाम ध्यान रखना कि इतना ध्यान रख लो कि इंटरनेशनल इवेंट में एक इंडियन प्लेयर गई है, फुटबॉलर, एक इंडियन फीमेल फुटबॉलर है, नाम क्या है? मनीषा कल्याण। ठीक है, और अभी मैं रीजन तो भूल गया डेविड, अभी पढ़ के बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी बैन चल रहा है, कुछ मसला हो गया था अभी। The Sultan Azlan Shah Cup 2022 will be held in Malaysia. It is related to which of the following sports? Hockey, cricket, football, बैडमिंटन। बताइए, सुल्तान अजलन शाह कप किससे रिलेटेड है? बताइए। अभी शायद हट गया है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। फीफा के कुछ लॉज से उसको वायलेट करा था इंडियन फेडरेशन ने। ओके, सुल्तान अजलन शाह कप किससे रिलेटेड है? बहुत बढ़िया सर, स्पोर्ट्स के सवाल अच्छा लगता है आप लोगों से डिस्कस करके, क्योंकि स्पोर्ट्स के सवाल रेयरली आप लोग गलत जवाब मिलते हैं, बाकी करेक्ट ही मिलते हैं। तो सुल्तान अजलन शाह कब किससे रिलेटेड है? हॉकी से। तो सुल्तान अजलन शाह थे कौन? देखो, इनका जो फेडरेशन होता है ना, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, FIH, तो उसमें मलेशिया से बिलोंग करते थे सुल्तान अजलन शाह, और इसके फॉर्मर एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर थे। ठीक है, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, FIH, उसके क्या थे? ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर थे, और कहाँ से बिलोंग करते थे? मलेशिया से बिलोंग करते थे। हाँ, शायद बैन हट गया है, अभी लगा हुआ था बैन। ओके, ये ठीक है, हाँ हट ही गया है। हाँ, अगस्त में ही हटा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, बैन हट चुका है, बहुत अच्छी बात है। अभी अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप भी होने वाला है। ऑल राइट सर, क्वेश्चन नंबर 84 बताइए। द 17th प्रवासी भारतीय दिवस विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? न्यू दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर। 17th प्रवासी भारतीय दिवस किस सिटी में होगा? नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या इंदौर? हाँ जी सर। 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023 will be held in which of the following cities? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर। तो ये आपका इंदौर में होने वाला है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। देखो, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? प्रवासी माना जाता है जो इंडिया के माइग्रेंट से, जो इंडिया, मतलब ये उनके लिए, कुल मिला के NRIs के लिए।
तो एनआरआईज को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है। देखो इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो 1947 में, तो पहले हम अपने एनआरआईज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। रीज़न बीइंग ताकि जो फॉरेन कंट्रीज हैं उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारी डिप्लोमेसी उनको उनके थ्रू उनकी कंट्री को इन्फ्लुएंस करना चाहती है। बट अब ऐसी दिक्कत है नहीं, अब अपन अपना जलवा है इंटरनेशनल फोरम में, तो अपन जैसा चाहें डील कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है उसको हम बुलाते हैं और कहते हैं कि आप भले ही अमेरिका में रह रहे हो, आप भले ही यूके में रह रहे हो, लेकिन इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करो जितना हो सके। टेक्नोलॉजी भेज सकते हो तो वो भेजो, जिस तरह से आप मदद कर सकते हो मदद करो अपने देश की, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 2002 में। तो तब से ये आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस उस दिन मनाया जाता है जिस दिन आपका क्या कहते हैं, गांधी जी इंडिया वापस लौट के आए थे, ठीक है। तो उनके इंडिया में आने को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्योंकि देखो गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए थे, अब साउथ अफ्रीका में जाके वो तो मस्त एनआरआई बन गए थे, लेकिन उनके गुरुजी हैं जी के गोखले ने, उन्होंने उन्हें इंडिया वापस बुलाया। तो वो क्या है, इंडिया के खातिर वापस आ रहे हैं, और उसके बाद जो किया उन्होंने इंडिया में आके, द रेस्ट इज हिस्ट्री, बिल्कुल हिंदुस्तान की तकदीर ही बदल दी, ठीक है। तो उनके इंडिया में अराइवल को ही सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो इस बार प्रवासी भारतीय दिवस जो होने वाला है, कहाँ होने वाला है, इंदौर में होने वाला है। हाँ जी सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 85। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर विच वॉज रिसेंटली लॉन्च इन द मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप। एक मोबाइल ऐप बनाई गई है मत्स्य सेतु, तो उसमें एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर लॉन्च किया गया है, उसका नेम क्या है? फिश बाजार, मत्स्य बाजार, एक्वा बाजार, एनएफडी बाजार। मत्स्य का मतलब होता है मछली, फिश। अब ऑब्वियसली बात है, तो ये ऑनलाइन मार्केट फिश बेचने के लिए बनाई गई है इस ऐप के थ्रू, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में नाम क्या रखा है? फिश बाजार नाम है, मत्स्य बाजार नाम है, एक्वा बाजार नाम है, या एनएफडीबी बाजार नाम है? मत्स्य बाजार भी तो हो सकता है ना गामी जी, आपको फिश बाजार क्यों लगा? हाँ जी। ओके, मत्स्य बोलने से, अच्छा मत्स्य बोलने से नहीं समझेगा, और जो ऐप का नाम मत्स्य सेतु रखा है वो कौन समझ रहा है? तो मत्स्य सेतु जो ऐप का नाम रखा है वो फिर किस लिए रखा है? वेल, करेक्ट आंसर इज एक्वा बाजार, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये पूरी एक मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है मत्स्य सेतु, ठीक है। और उसके साथ साथ एक मार्केट लॉन्च की है एक्वा बाजार, जहां पे मछलियों को क्या करा जा सकता है, ऑनलाइन आप बेच सकते हो, ठीक है। एक्वाकल्चर क्या होता है? एक्वाकल्चर होता है कि किसी भी मछली को पालना, रेस करना, हार्वेस्ट करना, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? एक्वाकल्चर में आ जाती हैं, ठीक है। एक फैक्ट ध्यान रखना, इंडिया इज द सेकंड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फिश थ्रू एक्वाकल्चर इन द वर्ल्ड, ठीक है। सेकंड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द फिश थ्रू एक्वाकल्चर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इंडिया के बारे में। हाँ, इंस्टिंक्ट्स चल रहे हैं, उनको कहते हैं तुक्का, ठीक है। खैर कुछ नहीं, जो भी करना यही करो, एग्जाम में आंसर सही लगा के आना है, ठीक है। तो जो गलती करनी है खुले दिल से यहाँ कर डालो। क्वेश्चन नंबर 86। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्लान्ड टू कोलैबोरेट विद विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट्स टू डेवलप द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल।
बताइए। Recently, the central government has planned to collaborate with which of the following governments to develop a district good governance portal? हाँ जी सर, ये क्वेश्चन अपने नॉर्थ ईस्ट का है, सही होना चाहिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो गामी जी आप श्योर हैं या फिर तुक्का लगा रहे हैं? ओके, अरे भैया सीएम साहब बहुत गुस्सा करेंगे आपके। करेक्ट आंसर इज अरुणाचल। ठीक है, एक पोर्टल बनाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल, जिसका काम क्या होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना मंथली बेसिस पे। ठीक है, और उससे हमें आइडिया लगेगा कि मान लो डिस्ट्रिक्ट ए, डिस्ट्रिक्ट बी, डिस्ट्रिक्ट सी कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग बाकी सब भी कंपटीशन में आ जाएंगे। मान लो डिस्ट्रिक्ट सी आगे निकल गया तो ए और बी पे प्रेशर है कि भैया हमें भी आगे निकलना है। ठीक है, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलके ये प्लान बनाया, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल। ठीक है, तो तुक्का लगाना था तो अपना अरुणाचल ही लगा देते। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए, देखिए अगर आपको यहाँ तक कुछ फायदा हो रहा है, अगर लग रहा है कुछ अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने कलीग्स को इसको शेयर कर दीजिए। बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। बीबी माई स्टोरी recently seen in news is the autobiography of which of the following leaders? इस तरह के क्वेश्चन भी एक फैशन होते हैं कि किसी बड़े लीडर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, तो हमें क्या कर लेना है, उस पे क्वेश्चन पूछ लेना है। तो बीबी माई स्टोरी जो ऑटोबायोग्राफी है किसकी है? आज गामी जी फॉर्म में चल रही हैं। बीबी माई स्टोरी किसकी ऑटोबायोग्राफी है सर? बेंजामिन डी तुक्का इस बार। और लोग बताइए। डोनाल्ड ट्रंप। और लोग आंसर कम लोग कर रहे हैं सर, ऑडियंस पोल निकालना मुश्किल हो जाता है। बहुत बढ़िया मीना जी, द लॉजिक यू हैव गिवन, मतलब जो मोदी जी ने ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला लॉजिक दिया था, उससे भी बेहतरीन लॉजिक है ये, कि बी से बीबी, बी से बेंजामिन। खैर जब तुक्का मारने की बारी आए तो सर लॉजिक का क्या ही करना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके भी हम कर ही सकते हैं। चलो भैया, करेक्ट आंसर इज बेंजामिन। उनके घर का नाम है बीबी। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी स्टोरी है बीबी माई स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 88। अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, हाउ मेनी विलेजेस हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री? स्वच्छ भारत मिशन को दो फेजेस में लॉन्च किया गया था, अर्बन और ग्रामीण। पर्पस ये था कि सैनिटेशन मेंटेन किया जाए। ठीक है, जो ओपन में डेफिकेशन होता है, जैसे खुले में शौच करते थे, ये प्रॉब्लम गांव की ज्यादा है ओपन डेफिकेशन की, कि अभी भी कई ऐसे गांव हैं जो सुबह
टॉयलेट्स यूज नहीं करते हैं, गांव में जाके वो फ्रेश होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मूवी भी बनी है टॉयलेट, एक प्रेम कथा अक्षय कुमार की, तो वो इसी सोशल इशू पे बनी है। तो सरकार का टारगेट है कि ये ओपन डेफिकेशन को बंद करवाया जाए, ठीक है, जिससे बीमारियां कम फैलें और सफाई हाइजीन मेंटेन रहे। तो ग्रामीण लेवल पे अलग तरीके की स्ट्रैटेजी चाहिए, तो उनके लिए सर ने प्रधानमंत्री ने अलग मिशन बनाया, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, और अर्बन के लिए अलग स्ट्रैटेजी चाहिए, ठीक है। तो वहां बनेगा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। तो जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसमें कुछ विलेजेस ऐसे हैं जिनको ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो ओपन डेफिकेशन फ्री कितने गांव को घोषित कर दिया गया, मतलब अब वहां जो खुले में शौच करते थे, खुले में जो टॉयलेट करते थे, वो बंद कर दिया है। बंद इन द सेंस ऐसा नहीं कि एक भी आदमी नहीं जा रहा होगा, एक जो परसेंटेज होता है उससे कम, अगर 1% से कम लोग जा रहे हैं तो वहां ठीक है, ओडीएफ का स्टेटस दे दो। बाकी ये रीचेक भी होता रहता है, ठीक है, ओडीएफ का स्टेटस तो रीचेक भी होता रहता है, ऐसा नहीं एक बार मिल गया तो वो मिला ही रहेगा। जैसे अभी एक वेब सीरीज आई थी पंचायत, उसमें एक ओडीएफ का ही सीन था कि गांव वालों को पता चला कि गांव तो ओडीएफ है, ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर्ड है, लेकिन अभी भी लोग बस मजे मजे में, टॉयलेट भी बने हैं हर घर में, लेकिन बस मजे मजे में डेफिकेशन के लिए लोग गांव खेतों में जा रहे हैं। तो डीएम साहब ने एकदम से अचानक से ऑर्डर दिया कि सुबह हम जाके चेक करेंगे कौन कौन खुले में शौच कर रहा है, अगर करता दिख जाता तो डेफिकेशन फ्री वाला जो स्टेटस है हटा दिया जाता, ठीक है। तो ये इस कंसेप्ट पे मूवी भी, ये वेब सीरीज भी बनी थी। इतना डेटा कहाँ है, ये तो कुछ भी डेटा नहीं है, आपको तो डेटा से मैं बहुत बचा लेता हूँ, इतना उतना तो पूछ ही सकते हैं, इतना तो कोई बड़ी चीज नहीं है के लिए पूछना, ठीक है। उन्होंने एग्जैक्टली नहीं पूछा है कितने घोषित किए, उन्होंने एक आइडिया लिया कि 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख। तो भैया करेक्ट आंसर इज 1 लाख। 1 लाख से ऊपर जो विलेजेस हैं उनको ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, ठीक है। कई लोग उसको कंफ्यूज कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत उनसे, तो उसमें मत चले आना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत आता है ये। अब ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस होता क्या है, देखो 3 स्टेटस होते हैं, ओडीएफ, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस, ठीक है। तो ओडीएफ तब देते हैं इफ एट एनी पॉइंट ऑफ द डे नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज फाउंड डेफिकेटिंग इन द ओपन, ठीक है। अगर पूरे दिन में एक भी आदमी ना मिले ओपन में, खुले में शौच करता हुआ, तो ओडीएफ दे दो, ठीक है। ओडीएफ प्लस स्टेटस कब देंगे, इफ एट एनी पॉइंट ऑफ द डे नॉट अ सिंगल पर्सन इज फाउंड डेफिकेटिंग एंड यूरिनेटिंग इन द ओपन, ठीक है, एंड ऑल कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स आर फंक्शनल एंड वेल मेंटेन। तो ओडीएफ प्लस में कुछ एड ऑन हो जाता है, तो ओडीएफ में आप सिर्फ डेफिकेशन देख रहे हो, लेकिन ओडीएफ प्लस में आप ये देख रहे हो ना ही कोई डेफिकेट कर रहा है ना ही कोई यूरिनेट कर रहा है, दोनों ही चीजें नहीं हो रही हैं। प्लस गांव में जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं ऐसा नहीं कोई खराब पड़ा हो, सब फंक्शनल हैं और वेल मेंटेन्ड है, तो तब आपको मिलेगा ओडीएफ प्लस का स्टेटस, यानी स्टेजेस में मिलेगा। पहले आप ओडीएफ का स्टेटस लेंगे, फिर आपको ओडीएफ प्लस का स्टेटस मिलेगा, फिर इसके बाद आगे आता है ओडीएफ प्लस प्लस। तो अगर आपके पास ओडीएफ प्लस का स्टेटस है, ठीक है, और आपके एरिया में जो सेप्टेज है, जो सीवेज है, वो सेफली मैनेज किया जा रहा है, ठीक है, और ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, वहां पे कोई डिस्चार्ज हो या डंपिंग नहीं हो रही है, मतलब जैसे जो मान लो घर में टॉयलेट्स हैं, ऐसा नहीं कि उनका जो फीकल है, उनका जो वेस्ट है वो किसी एक जगह पे जाके डंप हो रहा हो, उसको प्रॉपर ट्रीट किया जा रहा हो, ठीक है, ओपन ड्रेन्स में, वाटर बॉडीज में। ऐसा ना हो कि खुले में उनको कहीं या वाटर बॉडी या किसी एरिया में उन्हें डंप किया जा रहा हो, प्रॉपर उनको मैनेज और ट्रीट किया जा रहा हो, तब आपको जो स्टेटस मिलेगा वो मिलेगा ओडीएफ प्लस प्लस, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको बताना था, बाकी ध्यान रखेंगे, सबसे पहले स्टेटस मिलता है ओडीएफ, देन आपको मिलता है ओडीएफ प्लस, देन आपको मिलता है ओडीएफ प्लस प्लस। यहाँ पर जो डेटा पूछा गया था ओडीएफ का पूछा गया था, ठीक है,
कि कितने गांव को ओडीएफ का स्टेटस मिल गया है। तो 1 लाख से ऊपर गांव हैं जिन्हें ओडीएफ का स्टेटस मिल चुका है। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर यहां तक सारी बात क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी। हाँ तो गामी जी, अब आपके विलेज को मेहनत करनी होगी ओडीएफ प्लस के लिए, ठीक है। तो यही चलता रहता है, ओडीएफ जिनको मिल जाता है फिर वो ओडीएफ प्लस के लिए मेहनत करते हैं, फिर जिनको ओडीएफ प्लस मिल जाता है वो ओडीएफ प्लस प्लस के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है सर। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 89, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेटा बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री, how many rural households have been provided with safe and clean drinking water through taps till now under the जल जीवन मिशन? ठीक है, अभी देखो हमने पढ़ा था हर घर जल सर्टिफिकेट गोवा को मिला है, और यूटी में दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली को भी मिला है, ठीक है। तो अभी जो जल शक्ति मंत्रालय ये सारा काम देख रही है, तो उनके हिसाब से कितने ऐसे रूरल हाउस होल्ड्स हैं जिनको सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाना शुरू हो गया है। जो जल जीवन मिशन चलना है ना, ये जल जीवन मिशन, इसके तहत वो उनका स्लोगन भी है, हर घर नल, ठीक है, हर घर नल या नल से जल। तो ये उनका स्लोगन भी है इस मिशन का, जल जीवन मिशन का। तो उसके तहत कितने गांव में ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप्स ये व्यवस्था शुरू कर दी गई है। तो अगली बार आप जब अपने विलेज में जाएं तो अपने विलेज हेड से जरूर सवाल कीजिएगा कि भैया कहां तक स्टेटस पहुंचा है। कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं है तो इसको बस रिवीजन करते करते आपको खुद ये दिमाग में बैठ जाते हैं, ठीक है। बाकी इसमें डेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिशन, कि कौन सी मिशन पे काम चल रहा है, जल जीवन मिशन मिशन, ठीक है। तो उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस ये है कि 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड उन्हें सप्लाई करना है बाय 2024, ठीक है। तो अभी सरकार ने ये पूरा ये अपना पोस्टर बना के दिया था कि विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है इससे, ठीक है। क्योंकि हम सबसे बड़ी बात कि जो पहले क्या होता था कि अगर मैंने कल भी पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर टैप वाटर से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है तो पहले क्या होता था, महिलाओं को दूर के किसी कुएं से तालाब से पानी लेके आना पड़ता था, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को खत्म किया जा रहा है। तो जो रूरल विमेन नो लॉन्गर हैव टू वॉक एक्स्ट्रा माइल्स टू गेट वाटर, ठीक है। तो उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हुई है और टाइम भी बहुत बच रहा है, तो उस टाइम में और कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम आपका किसके तहत चल रहा है? जल जीवन मिशन। कौन सी मिनिस्ट्री? जल शक्ति मिनिस्ट्री। बाकी कितने रूरल हाउस होल्ड कवर हो गए अभी तक? 10 करोड़ कवर हो गए, ठीक है। हैंडपंप्स हर जगह नहीं भी लगे होते, जहां हैंडपंप की व्यवस्था होती वहां हैंडपंप से, जहां कुएं की होती वहां कुएं से। तो हर एक एरिया का अपना अलग अलग हिसाब है, ठीक है। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अवॉर्डेड द जीआई टैग टू मिथिला मखाना। तो मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। तो सिंपल सवाल है, जीआई टैग के लिए जो कानून है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब जीआई का एक्ट, ये किस ईयर में पास हुआ था? ठीक है, जीआई एक्ट किस ईयर में पास हुआ था? तो ये भैया कानून आपका पास हुआ था 1999, ठीक है, 1999 में पास हुआ था। तो जीआई टैग किस किस लिए दिया जाता है? किसी ज्योग्राफिकल टेरिटरी को दिया जाता है, ठीक है। जैसे हमने कांचीवरम जो सिल्क साड़ी होती है उसके लिए तमिलनाडु को टैग दिया, तो तमिलनाडु ही बना पाएगा और कोई नहीं बना पाएगा उस साड़ी को, ठीक है। तो कांचीवरम नाम से सिर्फ वही बेच पाएंगे, ठीक है। तो ये पर्पज होता है जीआई टैग देने का। तो ये किस ईयर में पास हुआ था? 1999 में। इसके लिए
एक ऑफिस है, इसको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स, ठीक है। हु इज ऑल्सो द रजिस्ट्रार ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ठीक है। तो ये इसको कंट्रोल करते हैं और इनका जो ऑफिस है वो कहाँ लोकेटेड है? चेन्नई में लोकेटेड है। तो इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से WTO में हमारा मेंबरशिप है, तो WTO की मेंबरशिप की वजह से हमें इस तरह से ये रूल्स बनाने पड़ते हैं। सर्टिफाइड स्टेट गोवा है, ठीक है जुम्पी जी। हाँ, तो भैया WTO क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती है कि आप अपने लोकल एरिया की चीजों को प्रोटेक्ट करो, उन्हें ट्रेडमार्क दो। तो उसमें ये सारे कन्वेंशन साइन होने की वजह से हमने एक GI एक्ट बनाया 1999 में, और ये काम करना कब से शुरू किया? 2003 से, ठीक है। ये काम कब से करना शुरू किया? 2003 से। तो इसका पर्पस क्या रहता है? कोई ऐसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में मिलती है, ठीक है। जैसे अल्फोंसो मैंगो है, ठीक है। कोई ऐसी चीज जो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में मिलती है, तो वहां उस चीज को क्या दे देंगे? GI टैग। तो उस चीज को अब सिर्फ और सिर्फ वो एरिया ही बेच सकता है। जैसे अल्फोंसो मैंगो महाराष्ट्र बनाता है, तो अब अल्फोंसो मैंगो सिर्फ और सिर्फ कौन बेच सकता है? महाराष्ट्र। अब मान लो दिल्ली का कोई आदमी ये कह के बेचे मैंने अल्फोंसो मैंगो उगाए हैं, तो उसको सजा मिलेगी, उस पर चीटिंग का केस बनेगा, क्योंकि अल्फोंसो मैंगो को GI टैग कहाँ मिल रखा है? महाराष्ट्र में। तो ये सिर्फ कहाँ उगाए जा सकते हैं? सिर्फ महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये पर्पज होता है GI टैग का, ठीक है। जैसे वाकरा ऑरेंज अरुणाचल में और इदू मिश्मी टेक्सटाइल्स, उनको क्या मिल रखा है? अरुणाचल में GI टैग मिल रखा है। तो यहाँ पर सिर्फ यही लोग कर सकते हैं, कीवी को नहीं मिला है, अरुणाचल की कीवी को GI टैग नहीं मिला है, ठीक है। ऑलराइट सर। तो वाकरा ऑरेंज और इदू मिश्मी टेक्सटाइल्स, इन्हीं दो चीजों को GI टैग मिला है इन अरुणाचल। ऑलराइट सर, कीवी को नहीं मिला है, ठीक है। तो ये 90 क्वेश्चंस कर लिए, 90 तक ही अभी मेरे पास क्वेश्चन है, बाकी अभी मुझे और क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर करने हैं। तो वो जब प्रिपेयर हो जाएंगे तो उनके भी आंसर्स आपको नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है सर। तो चलिए ठीक है, फिर इसका रिवीजन करिए, पढ़ाई करते रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।